हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती 2025 में मूल संविधान और जो मूल विधि से की जितने सारे प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में प्रीवियस में, या जितने एग्जाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले इन फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा भर्ती के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन में, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो है लगभग 10 प्रश्नों को देखा था, इससे अधिक प्रश्नों को भी देखा था। आज हम लोग 11वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 11वें प्रश्न से। इसमें जो हमारा 11वां प्रश्न जो लिखा है, मोटरयानों को चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति कितने समय तक चालू रहती है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1 वर्ष तक, बी की बात करेगा 2 मास तक, सी की बात करेगा 6 मास तक और डी की बात करेगा सदैव के लिए, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो भी मोटरयान को चलाने जाते हैं या लर्नर्स लाइसेंस बनाना जाता है तो कितने समय तक चालू रहती है, तो 6 महीने तक चालू रहती है। उसके 6 महीने तक, उसके बाद आपको फिर से जो है रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देख सकते हैं, मोटर यान अधिनियम की धारा 14 में मोटर यान को चलाने के लिए अनुज्ञप्तियों का चालू रहने के बारे में प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अधीन दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, यानी जिसको हम लोग लर्नर लाइसेंस भी कहते हैं, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख को 6 मास तक की अवधि को क्या करता है, तो ये प्रभावित करे रहेगा। ठीक है, आगे जब हम लोग बात करेंगे तो 12वां जो प्रश्न लिखा है, एक शिक्षार्थी का लाइसेंस आमतौर पर की अवधि के लिए प्रभावी होता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 महीने, बी की बात करेगा तो लाइसेंस जारी होने की तिथि के 9 महीने, लाइसेंस जारी तिथि होने की 12 महीने और लाइसेंस जारी होने की तिथि से जो है कितना लिखा है 18 महीने, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि लाइसेंस जारी होने की तिथि के 6 महीने तक ये क्या होता है, तो ये प्रभावी रहता है। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो ध्यान से लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 14 के अनुसार इस अधिनियम के तहत जारी किया गया प्रशिक्षु लाइसेंस जो इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए भी लाइसेंस जारी होने की तिथि 6 माह के लिए प्रभावी होगा। अर्थात प्रशिक्षु लाइसेंस की अवधि 6 माह तक की होती है ना, 6 माह से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो लिखा है, कोई व्यक्ति कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति हो। बी की बात करें तो कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई हो, और सी की बात करेगा तो ए और बी दोनों, और डी की बात करेगा तो कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, इसमें कौन कौन सही है, तो बी भी सही है और ए भी सही है। यानी प्राइवेट कंडक्टर अनुपस्थित हो और कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसका नाम भी दिया गया हो, ये इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में, जिससे जो ध्यान से लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 29 में कंडक्टर अनुपस्थित की आवश्यकता के बारे में प्रावधान किया गया। कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्टर अनुपस्थित है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसे नाम दी गई है ना। तो ये इसका क्या है, तो इसका डिस्कस है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 14 जो लिखा है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 29 के अंतर्गत किस प्रकार के मोटर वाहन के लिए कंडक्टर के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो असक्त गाड़ी, बी की बात करेगा तो मंजिली गाड़ी, सी की बात करेगा बड़ी टैक्सी और डी की बात करेगा बस। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मंजिली गाड़ी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो लिखा है 15 जो लिखा है, कब कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इनकार किया जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अधिक आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है, बी की बात करेगा तो आवेदक की चिकित्सा प्रमाण पत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि से ठीक हालत में नहीं है, और सी की बात करेगा तो सी जो लिखा है, आवेदक द्वारा
धारित कर पहले कोई कंडक्टर अनुगति प्रतिशांत की गई है। और डी की बात करेगा तो उपयुक्त में से सभी दशाओं में, है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें इसका डिस्कवरी देखिए ध्यान से जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 31 में परिचालक अनुज्ञप्ति देने हेतु निःशक्त लाए संबंधी प्रावधान दिए गए। 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति परिचालक का कोई लाइसेंस नहीं धारण करेगा। इसके अनुसार अनुज्ञापन अधिकारी प्राधिकारी एक परिचालक लाइसेंस जारी करने से इनकार कर सकेगा। अब इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो लिखा है, यदि आवेदक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को धारण नहीं करता है। दूसरा जो है, यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रकट करता है कि वह एक परिचालक के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य है, और यदि आवेदक द्वारा धारित किसी परिचालक या लाइसेंस का पूर्व में प्रतिसंहरण कर लिया गया था, है ना। तो ये सब इसके प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें जो हमारा 16वां प्रश्न जो लिखा है, कब रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा। ऑप्शन ए की बात करें तो जब मोटर वाहन यान नष्ट हो गया हो या उससे कोई लायक नहीं रह गया है, जब वाहन के उपयोग में उसकी परीक्षा के बाद या साबित हो कि वह इसके उपयोग से साधारण जनता को क्या है, खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सी जो लिखा है, यदि वाहन को भारत से बाहर ले जाया जाता है। और डी की बात करेगा तो उपयुक्त में से सभी स्थिति में, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें दे भी सकते हैं इसके बारे में जो डिस्कस ध्यान से जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 55 में मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के आधार दिया गया है। इसमें कुल 9 रद्द करने का आधार दिया गया है, जिसमें व्यक्ति इस प्रश्न में दिए गए 3 आधार क्या है, तो शामिल है। ठीक है, आगे चलिए 17 की हम लोग बात करते हैं। तो किसी मोटर यान की आयु सीमा कौन नियत कर सकेगा। ऑप्शन ए की बात करेगा तो केंद्रीय सरकार, बी की बात करेगा राज्य सरकार, सी की बात करेगा न्यायालय, और डी की बात करेगा परिवहन विभाग। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी केंद्रीय सरकार इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें दे भी सकते हैं इसके बारे में जो डिस्कस ध्यान से जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम की धारा 59 में केंद्र सरकार किसी मोटर यान की आयु सीमा नियत कर सकती है ना, तो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों से संबंधित जानकारी पुलिस द्वारा किसे सौंप दी जाएगी। राज्य सरकार को, पुलिस महानिरीक्षक को, राज्य परिवहन प्राधिकरण को, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राज्य परिवहन प्राधिकरण को क्या करता है, तो ये जो सौंप दी जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो इसमें इसका जो डिस्कस दे सकते हैं, मोटर यान अधिनियम की धारा 62 चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में प्रावधान करता है। राज्य परिवहन प्राधिकरण को पुलिस द्वारा चोरी किए गए या बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में क्या करते हैं, तो जानकारी दी जाएगी ना, तो ये सब इसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 19वां, किस धारा में परिमितों की आवश्यकता का उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो धारा 65, बी की बात करेगा धारा 66, सी की बात करेगा धारा 67, और डी की बात करेगा धारा 68। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, यानी धारा 66 में जो है इसके जो है उपबंध किया गया है। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसमें जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 66 में परिमितों की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए 20 की बात करेंगे तो 20 जो लिखा है, इसमें जो 20वां हमारा प्रश्न जो लिखा है, परमिटों के लिए संबंधित आवेदन किया जाता है राज्य परिवहन प्राधिकरण को, प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को, सी की बात करेंगे तो परिवहन विभाग को, और डी की बात करेगा राज्य सरकार को, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को जो है संबंधित आवेदन दिए जाते हैं। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो डिस्कस ध्यान से जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 59 में परमिटों के लिए आवेदन संबंधी साधारण उपबंध किया गया है। परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान या यानों को उपयोग में लाना क्या है, तो प्रस्तावित है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, अस्थायी रूप से परमिट किन अवस्थाओं में दिया जा सकेगा। यात्रियों को विशेष अवसरों, मेले या धार्मिक सम्मेलनों में जाने हेतु
बी की बात करेंगे तो मौसमी कारोबार हेतु या विशेष अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति हेतु, ठीक है। और सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि परमिट के नवीकरण के आवेदन पर निश्चित विनिश्चय लंबित रहने तक। और डी की बात करेगा तो उपयुक्त सभी स्थिति में ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी से इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें इसको देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो लिखा है ध्यान से। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 87 में अस्थायी परमिट का उपबंध है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 80 के तहत अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना उसे ऐसे परमिट दे सकेंगे जो हर मामले में अधिक से अधिक 4 माह की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। और अस्थायी रूप से जो है इसमें जो प्रावधान जो लिखा है ना, अस्थायी रूप से क्या होता है तो परिवहन यान का उपयोग निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करेंगे। अर्थात पहला जो है यात्रियों को विशेष अवसरों पर जैसे मेला और धार्मिक सम्मेलनों में भाग ले जाने और वहाँ से लाने के लिए। और इसमें जो ख लिखा है, ख क्या लिखा है कि मौसमी कारोबार के प्रयोजन के लिए। ग जो लिखा है किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और घ जो लिखा है परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित करने के लिए। और ऐसे किसी परमिट पर ऐसी शर्तें लगा सकेंगे जो क्या होते हैं तो जो भी ठीक से क्या करते हैं तो समझते हैं ना। तो ये सब के लिए जो है ये सब किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 22 जो प्रश्न लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि वाहन का मान्य पंजीकरण नहीं है, चालक के पास चालन अनुज्ञा पत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और इसमें जो सी लिखा है वाहन परिवहन को क्षति पहुंचा सकता है, वाहन को उच्च मूल्य पर बेचा गया था ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। आगे अब इसमें देख भी सकते हैं कि इसमें जो लिखा है ध्यान से, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 110 को जोड़कर कुछ दशाओं में केंद्र सरकार को मोटर वाहन यान को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार ऐसे विशिष्ट किस्म के यानों को क्या करती है जिसमें यह दोष दिया गया है। कौन कौन सा दोष हो सकता है तो इसमें जो पहला हमारा दोष हो सकता है पर्यावरण को, ये पहला दोष है। ऐसे वाहन चालक को या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों को या सड़क पर चलने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है जो वह उस यान के विनिर्माता को उससे वापस बनाने का क्या कर सकता है आदेश दे सकते हैं ना। तो ये सब इसके अंतर्गत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो लिखा है, यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य उपबंधित है धारा 119 में, धारा 118 में, धारा 120 में और धारा 121 में। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 119 में जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो डिस्कस ध्यान से जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 119 में यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य क्या है तो उपबंधित है, ठीक है। आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत बिना पास या टिकट की यात्रा करने पर प्रतिबंध है धारा 185, धारा 180, धारा 124 और धारा 129, है ना। तो इसके उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 124 जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जब आपके पास टिकट नहीं है यानी पास नहीं है तो आप धारा 124 के अंतर्गत जो है पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो हमारा इसमें डिस्कस भी देख सकते हैं ध्यान से। इसमें जो लिखा है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 124 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी गाड़ी में यात्रा करने के प्रयोजन के लिए तभी प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा जब उसके पास समुचित पास या टिकट हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। आगे जो हमारा 25वां प्रश्न है, इसमें जो लिखा है, कब कोई ड्राइवर किसी वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करके कुछ समय के लिए हट सकेगा जबकि उसके यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति ली है, उसके यान में ब्रेक लगा दिए हैं, उसके और जो इसमें लिखा है कि उसने वो सारे प्रबंध कर लिए हैं जिसके लिए क्या होता है तो जिससे यह उपाय हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में यान घटनावार चल नहीं सकेगा और उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस ध्यान से लिखा है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 126 खड़े यान को उपबंधित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान चला रहा है या उसका भार साधक है, उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खड़ा न रखेगा या खड़ा रखने की आज्ञा न देगा जब ड्राइवर की सीट पर ऐसा व्यक्ति है जो उस यान को चलाने के लिए क्या होता है, तो सम्यक रूप से क्या होता है, तो अनुगतित किया जा सकता है ना। सम्यक रूप से क्या कर सकता है, तो अनुगतित लिया जाए अथवा उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई है और ब्रेक लगा दिया गया या ऐसे अन्य उपाय कर लिए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनास्थल चल नहीं सकता है ना। तो ये सब जो है इसके बारे में, ठीक है। आगे चलिए 26 की बात करते हैं। 26 जो लिखा है, यह किस धारा में प्रावधान है कि मोटर साइकिल पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं। धारा 126, धारा 127, धारा 128, धारा 129। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी धारा 128 के अंतर्गत जो है मोटरसाइकिल पर केवल 2 ही व्यक्ति क्या कर सकते हैं, तो सवारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखा है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 128 में ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय से संबंधित उपबंध है। इस धारा के अनुसार 2 पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त 1 से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपायों से दृढ़ता से लगी हुई और समुचित सीट पर बैठकर ही ले जा सकेगा, अन्यथा नहीं, है ना। तो एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर कम से कम 2 ही लोग जो है सवारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो हम लोग बात करेंगे, आगे इसमें जो लिखा है, हेलमेट लगाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। धारा 127, धारा 129, धारा 130 और धारा 131। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। धारा 129 के अंतर्गत जो है क्या करता है, तो हेलमेट लगाने का प्रावधान देता है आपको। जो है धारा 128 में क्या होता है, तो एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर कम से कम जो है 2 ही लोग सवारी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 में सुरक्षात्मक टोप के पहनने के बारे में क्या करता है, तो उपबंध दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 28 की बात करते हैं। मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए कि यह मोटर वाहन अधिनियम 1918 के तहत अनिवार्य किया गया है। 132, 129 और 135 और 119। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। धारा 129 इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप इसमें दे भी सकते हैं। इसमें जो लिखा है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत 4 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति चालक या सवारी के रूप में यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर जाता है तो उसे हेलमेट पहनना क्या होता है, तो अनिवार्य है, ठीक है। हेलमेट पहनना क्या है, तो अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 29वां। कोई सिख जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते समय पगड़ी पहनना है, वह हेलमेट न पहनने के लिए क्या दंडित हो सकेगा। धारा 129 के तहत नहीं हो सकेगा। धारा 129 के परंतु के अनुसार उसे जुर्माना ही केवल देना पड़ेगा। राज्य सरकार उस पर जो है जुर्माना अधिरोपित कर सकती है ना। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं हो सकेगा यदि धारा 129 के परंतु के अनुसार हो, ठीक है। आगे आप इसमें दे भी सकते हैं इसके बारे में। मोटर यान अधिनियम की धारा 130 के परंतु के अनुसार यह धारा सिखों पर लागू नहीं होती है ना। सिखों पर जो है लागू नहीं होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, मोटर यान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहन चालक का यह दायित्व रहता है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग से गुजरते समय समुचित सावधानी बरते। धारा 129, धारा 130, धारा 131, धारा 140। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी धारा 130 जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। आप इसमें दे भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। मोटर यान अधिनियम की धारा 130 के अनुसार वाहन चालक का यह दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग से गुजरते समय समुचित सावधानी बरते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, हमने जो है आज भी लगभग 20 प्रश्नों को हल किया है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। बाकी चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और कमेंट करके जब ये भी बताएं कि आप वीडियो कैसी लगी है और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।